तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या, ठीक है। तो नोट्स तो शेयर कर देंगे, आज शेयर कर देंगे नोट्स ये, ठीक है। और वीडियो भी दोनों डल जाएगा, कल डलेगा, लेकिन जो कल परसों का वीडियो और आज का वीडियो, ठीक है। कल मॉर्निंग में 11 बजे तक डल जाएगा, आपको शेयर भी कर देंगे ग्रुप में और आप देख लेंगे। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? आपने जाके पढ़ा पहले उसको, व्हाट इज डेटा, व्हाट इज डेटाबेस, कुछ पढ़े? यही प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब आपको पूरे 1 घंटे मैंने भाषण दिया और 1 घंटे बाद आप जाके देखे भी नहीं कि वो चीज क्या होता है। एक बार तो देखना चाहिए ना, ठीक है। अब ये बताइए कि कोई एक जन से पूछेंगे, क्योंकि वैसे नहीं होगा। आप बताइए, कोई डीबीएमएस के बारे में बता सकता है? व्हाट इज डीबीएमएस? नहीं, वो तो फुल फॉर्म हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट से, और फिर डाटा भी बोल रहे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तुम बताओगे, रेड जो हुडी पाना है, तुम बताओ खड़ा होके, व्हाट इज डीबीएमएस? क्यों नहीं? नहीं ऐसे तो नहीं चलेगा ना, प्रीवियस क्लास तुम लोग बता सकती हो? कोई बता सकता है, कोई जन, व्हाट इज डीबीएमएस? नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा, फिर ऐसे आप समझ ही नहीं पाओगे कोई चीजों को। हाँ बताओ। नहीं, नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेटाबेस, आई एम टॉकिंग अबाउट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। Can I, sir? Organize the data in a वो तो डेटाबेस हो गया। डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा, ठीक है। तो डेटाबेस हो गया, कहेंगे डेटाबेस होता है ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। बट डीबीएमएस क्या है? बैठ जाओ, तुम बताओ। Can I, sir? database management system are various programs which helps it, which manages the database. हाँ ठीक है, कुछ हद तक सही है। अच्छा, डेटाबेस हम लोग क्यों बनाते हैं? Easily access कर सके. To organize. है ना, डेटाबेस को इजिली एक्सेस कर सके, डेटाबेस पर आसानी से हम लोग आगे फर्दर क्या कर सके, काम कर सके। डेटाबेस क्यों बनाते हैं पता है ना? आपका डेटाबेस यहाँ पर कॉलेज में बना हुआ होगा ना, है ना, सारा। भले ही आपको डेटाबेस बनाने के लिए कोई डेटाबेस लैंग्वेज का यूज नहीं किया गया होगा, लेकिन एक्सेल पर तो जरूर बनाया गया होगा। कहीं पर भी ऑर्गेनाइजेशन में चल जाइए, एक्सेल पर जरूर आपको बनाया गया होगा। एक में रोल नंबर होगा, एक में नेम होगा, रोल नंबर नहीं होगा, एक में आईडी, या आपका अटेंडेंस शीट, वो भी क्या है आपका डेटाबेस ही है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है ना? ये बताए थे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर which is used to create, update, delete and all work related to database। यानी डेटाबेस पर जो भी काम होगा, डेटाबेस बनाएंगे पहले ना, क्रिएट करेंगे, फिर क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, सिक्योर करेंगे, एक्सेस करेंगे। ये सब सारा काम करने के लिए आपके कंप्यूटर सिस्टम में क्या होना चाहिए? सॉफ्टवेयर एक होना चाहिए। एक्सेल पर तो बताया था कि एक्सेल पर नहीं करना है, तो उसी सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? डीबीएमएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये सब याद रखिएगा, क्योंकि देखिए है क्या ना कि आप पढ़ रहे हैं ना, तो आपसे कोई भी पूछ भी सकता है कि डेटा डीबीएमएस पढ़ रहे हो, डीबीएमएस क्या है। तो आप उसको क्लियरली, जरूरी नहीं कि डिफाइन करके, या आप नॉर्मल अपने तरीके से जिस तरह याद करें याद कर सकते हैं, है ना। याद करने की चीज नहीं, इसको आपको समझ लेना है। क्लियर है? तो और ये भी बताए थे कि डीबीएमएस सॉफ्टवेयर बहुत सारा मार्केट में है, जिसमें हम लोग को सिलेबस में क्या पढ़ना है? ओरेकल पढ़ना है। तो मैंने यहाँ तक बताया था आपको, फर्स्ट था वो डेटा था, इंफॉर्मेशन था, डेटाबेस था, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग और ये डीबीएमएस में आते हैं। किसमें आते हैं? डीबीएमएस में आते हैं। तो ये वही डेफिनीशन है जो हमने आपको बताया, ठीक है। दूसरा ये चीज है कि मैं जब आपको नोट शेयर करूंगा, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेरे नोट वाला ही हूबहू आप छाप लेंगे। अगर आपको लगता है कि कंटेंट, जैसे ये व्हाट इज डीबीएमएस पढ़ रहे हैं, आप नेट पर भी सर्च करेंगे डीबीएमएस के बारे में क्या डिफिनीशन है। अगर लगता है कि वो डिफिनीशन अच्छा लग रहा है, सर का 2 लाइन अच्छा लग रहा है, उसका 2 लाइन अच्छा लग रहा है, तो आप ऐसे करके ही नोट्स क्या करेंगे,
बनाएंगे। जरूरी नहीं कि मेरा वाला छाप ले, आप बच्चे तो है नहीं 5th 6th क्लास के, जो सर बोले बोले हैं वही नोट छाप लेंगे। सर का काम समझा देना है, बट नोट्स आप अपने तरीके से पॉइंट पकड़ के बना सकते हैं। और दूसरा, डायग्राम भी होना चाहिए आपके नोट्स में, डायग्राम भी आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह करके आप नोट बनाएंगे, और प्रिंट आउट और ई, है ना, ई मटेरियल नहीं रखना है, नोट आपको कॉपी में बनाना है। क्लियर है? अब है कि हियर आर सम एग्जांपल्स और पॉपुलर डीबीएमएस यूज दिस डे। बताया था कि डीबीएमएस जैसा सॉफ्टवेयर मार्केट में बहुत सारा है, तो ये सारा आप देख लीजिए। कौन है? है ना, माई एसक्यूएल बोलते हैं, मैं भी एसक्यूएल ही बोलता हूँ, लेकिन एक्चुअल जो इसका नाम होता है एसक्यूएल नहीं होता, सिक्वेल होता है। क्या होता है? सिक्वेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ऑरेकल, जो हम लोग को पढ़ना है ये क्या, अजय जूम कर दे, ठीक है, जूम कर। अब ठीक है, दिख रहा है? चलिए, तो उसके बाद हो गया आपको पोस्टग्रे सिक्वेल, डी बेस, फॉक्स प्रो, पीसीए वाले को पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में, वो उसका स्टाइल है लिखने का, हमारा नहीं है। जो उसमें लिखा हुआ है वैसा ही हमने क्या किया है, यूज किया है। ठीक है, जैसे सिक्वेल में ये कैपिटल होता है, ठीक है। फॉक्स प्रो, एसक्यू लाइट, IBM DB2, लिब्रे ऑफिस बेस, ठीक है, मारिया डीबी, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। तो ये सारा, इसके अलावे भी और सारा है, ये तो एटसेट्रा हम कर दिए हैं, लेकिन इसके अलावे भी बहुत सारा मार्केट में आपको सॉफ्टवेयर है। किससे रिलेटेड? डीबीएमएस से रिलेटेड। 3 सबसे ज्यादा यूज होता है, जो आपको एकदम मिलता जुलता भी मिलेगा और पढ़ेंगे भी, है ना, आगे कहीं ना कहीं। माई सिक्वेल और ऑरेकल तो पढ़ना ही है, और एसक्यूएल सर्वर, ये 3 आपको मिलेगा हर जगह। और ये तीनों आप पूरे बीएससीआईटी में पढ़ेंगे, कम से कम, और पढ़े या ना पढ़े ये तीनों तो जरूर पढ़ेंगे। ऑरेकल आप पढ़ ही रहे हैं, एसक्यूएल सर्वर आपको 3rd ईयर में पढ़ना ही है, और माई सिक्वेल भी आपको बीच में एड ऑन मिलेगा, तो उसमें आपको बता दिया जाएगा। तो कोई एक पढ़ा रहेगा तो आपको यूज करने में क्या होगा, आसानी होगा। ऐसा नहीं है, हमने बता दिया था पिछले क्लास में ही। अब है कि ऑरेकल आपका माई सिक्वेल और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर दोनों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। किसका है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। और ये भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी किसका है? माइक्रोसॉफ्ट, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस थोड़ा कम यूज होता है, ठीक है ना। माई सिक्वेल और माइक्रोसॉफ्ट सिक्वेल सर्वर ये ज्यादा यूज होता है। तो ये दोनों क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। माइक्रोसॉफ्ट जानते हैं, जिसमें माई सिक्वेल का यूज ज्यादातर वेब एप्लीकेशन में होता है। कहाँ होता है? वेब एप्लीकेशन में। वेब एप्लीकेशन समझ रहे हैं ना? क्या? वेबसाइट्स। कहाँ यूज होता है? वेबसाइट्स में। आप देखते हैं कि वेबसाइट्स में डेटाबेस का कॉन्सेप्ट रहता ही रहता है। आप फॉर्म भरते हैं, इंक्वायरी करते हैं, तो डेटाबेस का कॉन्सेप्ट रहता है। तो बैकएंड के रूप में कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं डेटाबेस के लिए? माइस्क्ल। क्लियर है? अब इसमें क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर और माइस्क्ल में अंतर क्या है कि माइस्क्ल आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी फॉस सॉफ्टवेयर है। एक नाम दे रहे हैं फॉस, है ना, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। 2 तरह का सॉफ्टवेयर होता है ना, यानी कि एक तो होता है जो लाइसेंस होता है, जिसको आपको परचेज करना होता है, और एक आपको क्या मिलता है? फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। क्लियर है? तो ये दोनों भी अंतर है दोनों में, लेकिन हम लोग को जो फोकस करना है वो क्या है? ऑरेकल। ठीक है, ऑरेकल का कंपनी का नाम ही है ऑरेकल कॉर्पोरेशन। क्या है? ठीक है, और जावा भी ऑरेकल कॉर्पोरेशन का ही है ना। पहले जावा अलग कंपनी थी, है ना, लेकिन अब किसकी हो गई? ऑरेकल कॉर्पोरेशन की ही जावा है और ऑरेकल है। क्लियर है? समझ गए? तो ये पढ़ना है। इसमें अलग अलग वर्जन है, ऑरेकल 8i, 9i, 10G, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन होता है ना, 10, 13, 16, 18, 19, इस तरह वर्जन ऑरेकल में भी आपको मिलेगा। क्लियर है? ये सारा डेटाबेस, यहाँ तक फेसबुक का इनिशियल जो डेटाबेस है वो भी किस पर बना हुआ है? माइस्क्ल पर। क्लियर है? चलिए, तो इतना आपको डेटाबेस लैंग्वेजेस है, डीबीएमएस लैंग्वेजेस। ठीक है, अब है
डीबीएमएस लैंग्वेजेस के थ्रू हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। पहले ही हमने बता दिया था कि शुरुआत में आपका क्या होगा, थ्योरी पार्ट होगा, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। तो थ्योरी पार्ट को समझना होगा आपको। सबसे पहला काम डीबीएमएस के थ्रू करेंगे डेटा डिफिनीशन। डेटा डिफिनीशन क्या है? डेटा डिफिनीशन कहने का मतलब कि आपको डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। हम बताए थे कि डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डेटाबेस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? और ये भी बताए थे कि ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करने के लिए हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं? नहीं नहीं, बैकएंड स्ट्रक्चर थोड़े है, बैकएंड में तो स्टोर करते हैं ना। टेबल, क्या बोले थे? टेबल। डेटाबेस बनाने का मतलब आपके दिमाग में एक और चीज होना चाहिए कि डेटाबेस बनाने का मतलब होता है किस फॉर्मेट में बनाना, टेबुलर फॉर्मेट में बनाना। क्लियर है? तो वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि टेबुलर फॉर्मेट में डेटा होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से मैं एक नोटपैड खोल दे रहा हूँ इस यहाँ पर। तो पहले जब आप डेटाबेस बनाएंगे, ये देखिए ये टेबल ऐसे बनाना पड़ेगा आपको। डेटाबेस का मतलब ही समझ जाइए कि वो किस फॉर्मेट में होगा, टेबुलर फॉर्मेट में होगा। और कोई तरीका है ही नहीं, कहीं भी डेटाबेस देखिए तो इसी फॉर्मेट में होता है। और ये देखिए ये क्या है, नंबर ऑफ रो है कि कॉलम है, रोज है, एंड ये कॉलम्स है। ठीक है, तो इस तरह से ही आपको डेटाबेस बनाना होगा, यही फॉर्मेट ही है। और यहाँ पर आपको सपोज रोल नंबर डाल दिए, यहाँ पर आप नेम डाल दिए, यहाँ पर आप कोर्स डाल दिए, फी डाल दिए, ईमेल आईडी डाल दिया। ठीक है, रोल नंबर में 1 डाल दिए, नेम में कुछ डाल दिए, इस तरह आपका डेटाबेस बनते जाएगा। क्लियर है? और ये भी ध्यान रखना है कि टेबल बनाने का मतलब जरूरी नहीं है कि ये बॉर्डर बनाना ही है, ऐसे भी बन सकता है बिना बॉर्डर को भी। रोल, नेम, कोर्स, फी और क्या है, ईमेल आईडी है। रोल नंबर 1 फिर उसका नेम, कोर्स, फी, ईमेल आईडी। रोल नंबर 2 फिर उसका नेम, कोर्स, फी और ईमेल आईडी। ये दोनों ही क्या है, टेबल है। कुछ लोग क्या समझते हैं ना कि टेबल इसको मान लेते हैं और इसको टेबल नहीं बोलते हैं। टेबल का मतलब क्या होता है, डेटा रो एंड कॉलम फॉर्मेट में होना चाहिए, ना कि बॉर्डर होना चाहिए। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है बता सकते हैं? कि ये विथ बॉर्डर है, ये विदाउट बॉर्डर है, दोनों ही टेबल है। तो ये दिमाग में मत रखिएगा कि टेबल का मतलब ये बॉक्स बनाना। क्लियर है? टेबल का मतलब ऐसे डेटा रखना। तो यही चीज है डेटाबेस बनाने का तरीका है। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़िए। तो पहले हम लोग क्या बनाएंगे, डेटाबेस डेफिनीशन मतलब डेटा क्रिएट, डेटाबेस बनाएंगे। डेटाबेस बनाते समय क्या करेंगे, जैसे आप स्टूडेंट के डेटाबेस बना रहे हो तो पहले एक डेटाबेस का नाम रखेंगे, स्टूडेंट डिटेल्स। उसके बाद हम लोग क्या चूज करेंगे, कॉलम नेम, कि कौन कौन कॉलम होना चाहिए, यही चूज करोगे ना। जैसे इस क्लास में हम बनाएंगे तो इसका डेटाबेस रख देंगे PACIT, है ना, 21 24 B2, है ना, बैच 2, उसमें नेम हो गया। उसके बाद हम लोग क्या चूज करेंगे, कौन कौन सा कॉलम होगा। ठीक है, आईडी, नेम, कोर्स, फी, एड्रेस, मोबाइल नंबर, जितना कॉलम्स होगा वो कॉलम्स चूज करेंगे। जब ये दोनों स्ट्रक्चर बन जाएगा तब उसमें हम लोग क्या एंट्री करेंगे, डेटा एंट्री करेंगे। पहला स्टूडेंट का रोल, उसका सारा डिटेल्स, फिर दूसरा स्टूडेंट का। तो यही चीज क्या हो गया, डेटाबेस हो गया। फिर बाद में उसमें क्या करते रहेंगे, मॉडिफाई करेंगे, है ना, डिलीट करेंगे। तो ये सारा चीज होगा, किसके थ्रू ये सारा काम करेंगे, डीबीएमएस लैंग्वेज के थ्रू करेंगे, और एकल पर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। उसके बाद है डेटा अपडेशन। क्या है, डेटा अपडेशन। डेटा अपडेशन मतलब समझ ही रहे हैं, एक बार डेटा बन जाएगा तो उसमें अपडेट करना जरूरी है, जरूरी नहीं है नहीं भी कर सकते हैं, यहाँ जहां जरूरत है वहां कर भी सकते हैं आप। उसके बाद है डेटा रिट्रीवल। रिट्रीवल मतलब क्या, डेटा को एक्सेस करना, है ना। जैसे अगर आप एक्सेल पढ़े होंगे तो उसमें फिल्टर यूज करते हैं, है ना।
जैसे सपोज पूरे बाय द वे ये BSEIT का भी हम बनाए हैं, ठीक है। अभी हमको चूज करना है, उसमें मार्क्स कॉलम है एक। अब हमको सिर्फ देखना है कि 50 से ऊपर वाले मार्क्स वाले कौन स्टूडेंट है। तो उन डेटाबेस में से सिर्फ 50 से ऊपर वाले मार्क्स को क्या करेगा, फेच करेगा। फेच समझ रहे हैं ना, फेच मतलब एक्सेस करेगा और वही दिखाएगा। तो रिट्रीवल भी डेटाबेस पर बहुत बड़ा काम होता है, ठीक है। उसके बाद होता है यूजर एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर क्या है कि एक डेटाबेस को एडमिन भी होना चाहिए, जो पूरे डेटाबेस को क्या कर सके, मैनेज कर सके, ठीक है। जैसे अगर छोटा डेटाबेस है तब तो एडमिन की जरूरत नहीं है, लेकिन बड़ा जब डेटाबेस है तो वहां एडमिन की जरूरत पड़ेगी। एडमिन मतलब समझ रहे हैं ना, एडमिन मतलब हेड, जो पूरे डेटाबेस को क्या कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, जो डेटाबेस को देख रहा है। वो भी उस डेटाबेस में क्या लगाएगा, सिक्योरिटी लगाएगा। क्या फीचर है वो सारा हम लोग ही प्रैक्टिकली लगाएंगे, कैसे सिक्योरिटी फीचर लगाया जाता है, ठीक है। सिक्योरिटी कैसे लगाएगा, उसके बाद मेंटेन करते रहेगा, है ना, कि डेटाबेस से कहीं डेटा लॉस्ट तो नहीं हो रहा है। उसके बाद सिक्योरिटी, डीलिंग विथ कंकरेंसी कंट्रोल। कंकरेंसी कंट्रोल मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आप समझ लेंगे, आगे हम लोग को पढ़ना है इसके बारे में। जैसे अभी मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं वो दे रहा हूं एक छोटा सा डेटाबेस के लिए, है ना। छोटा सा डेटाबेस की, जैसे मैंने बोला कि इस बैच का, BSEIT बैच का एक डेटाबेस बना लो, तो ये तो काफी छोटा सा है ना। लेकिन बड़ा बड़ा डेटाबेस है, जैसे आप IRCTC का डेटाबेस ले लीजिए। वो तो आपका क्या है, सर्वर पर रखा हुआ है, और नेट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू बहुत लोग उसको क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं कि नहीं। क्लियर है। अभी आपके डेटा जो है, आपका डेटा मैंने बनाया और मैंने अपने सिस्टम में सेव कर दिया। वो सिर्फ कौन देखेगा, हम ही देखेंगे ना, या अगर किसी दूसरे को देखना होगा तो कहाँ पहुंचेगा, मेरे सिस्टम तक पहुंचेगा। ऑनलाइन तो हम नहीं किए हैं, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज तो नहीं किए हैं कि आप कहीं घर बैठे मेरे डेटाबेस को देख सकते हैं, सर्वर का कॉन्सेप्ट तो नहीं दिए। लेकिन IRCTC में, है ना, पूरा क्या होता है, डेटाबेस तो एक जगह रखा हुआ है। IRCTC का अपना क्या होगा, अपना क्या होगा, सर्वर होगा, है ना, डेटा सेंटर होगा। बड़ा बड़ा कंपनी का अपना डेटा सेंटर होता है, जहां पर सारा डेटा क्या करता है, रखता है। अब सोचिए कि उस डेटाबेस में एट द सेम टाइम कितने यूजर एक्सेस करते होंगे, एक या एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। हो सकता है उसी ट्रेन को देखने के लिए, उसी ट्रेन को बुकिंग करने के लिए एट द सेम टाइम हजारों लोग क्या करते होंगे, इस डेटाबेस को एक्सेस करते होंगे। तो इसको कहते हैं कंकरेंसी। कंकरेंसी कहने का मतलब कि एट द सेम टाइम उस डेटाबेस से बहुत सारे लोग डेटा को क्या कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं। तो इस पूरे कंकरेंसी कंट्रोल को कौन मैनेज करता है, एडमिन मैनेज करता है। यानी कि यहाँ पर तो एडमिन की जरूरत नहीं है, लेकिन IRCTC का जो डेटाबेस मैनेज कर रहा होगा, वहां पर तो एक DBA होगा ना, जिसको बोलते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। वो तो पूरा मैनेज कर रहा होगा, अनऑथोराइज ना हो। कोई उसको अनऑथोराइज कर लेगा तो पूरा ट्रेन का शेड्यूल चेंज कर देगा, पूरा टिकट का ये कर देगा, किसके नाम से कौन कटा हुआ है। तो वहां पर तो DBA की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारा काम कौन करता है, DBA मैनेज करता है, जिसको यूजर एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, ठीक है। रिकवरिंग इंफॉर्मेशन करप्टेड है बाय अनएक्सपेक्टेड फेलियर। कभी कभी क्या होता है कि डेटाबेस करप्ट कर जाता है, तो ये भी उसको दिमाग में रखना है कि बैकअप उसको बना के रखना है, बैकअप बना के रखना है। बैकअप समझ रहे हैं ना, कि अगर करप्ट कर जाए तो आप उसको बैकअप बना के दूसरे जगह रखे रहिए, कि वो दूसरे का फिर डेटा क्या करे, काम कर जाए। अभी तो बैकअप रखते हो ना, है ना, कहाँ रखते हो, मेल पर रखते हो, एक कंप्यूटर में रखते हो कि इजिली एक्सेस हो जाए। फिर अगर यहाँ से अगर कुछ ड्राइव करप्ट हो जाए, या हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए, या कंप्यूटर ओपन ही ना हो, तो आप उसके लिए मेल पर बैकअप रखते हो। तो ये सारा काम किसके थ्रू करेगा, DBMS के। क्लियर है, समझ रहे हैं बातों को, ठीक है। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस, यानी DBMS। कैरेक्टरिस्टिक समझ रहे हैं, ठीक है। पहला है, सिंपल सा, आप चीजों को समझ रहे हैं। फर्स्ट है, प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड रिमूव्स रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है,
डुप्लीकेसी। क्या होता है? डुप्लीकेसी। क्या होता है कि डेटाबेस में बहुत ज्यादा डुप्लीकेसी होता है, डुप्लीकेसी की संभावना होता है। जैसे क्या होगा कि एक ही डेटा 2-3 जगह है, तो वो क्या हो गया? डुप्लीकेसी हो गया ना। जैसे सपोज आप क्या किए कि हमने एक स्टूडेंट आप ही का बनाए हुए हैं, आप ही का डेटाबेस बनाए हुए हैं, और उसी स्टूडेंट का 2-3 जगह 2-3 कॉलम में है। मैं थोड़ा सा एक्सेल खोल देता हूं और वहां पर आप देखेंगे। जैसे मैं यहां पर दे रहा हूं रोल नंबर 1, ठीक है। यहां पर मैं दे रहा हूं रोल नंबर 1, है ना। यहां पर कुछ नेम हम दे देते हैं, ये नेम कॉलम है, और यहां पर उसके बाद कोर्स दे देते हैं, ठीक है। यहां पर मैं ईमेल आईडी या कुछ मोबाइल नंबर दे देता हूं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैंने दिया 2, ठीक है। यहां पर आपको यहां पर भी मोबाइल नंबर मैं दे देता हूं, ठीक है। अब यहां पर 3, ठीक है, और ये दोनों ही यहां पर मोबाइल नंबर कुछ दे देते हैं, ठीक है। यहां पर आपको डुप्लीकेसी दिख रहा है? पीछे से बोलिए, डुप्लीकेसी दिख रहा है? यस या नो? नो सर। कौन बोली यस? यस नहीं ना, ये नेम से सही नहीं ना होगा। एक नेम का 2 स्टूडेंट नहीं हो सकता है क्या क्लास में? हो सकता है ना। इसीलिए ना हम लोग आईडी देते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन क्यों देते हैं? डेटाबेस जब भी बना रहे हैं तो एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जो क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। जब तक यूनिक नहीं होगा वो डेटाबेस नहीं है। हम कहेंगे कि राहुल का मोबाइल नंबर अपडेट कर दो, कितना राहुल होगा? सब राहुल को अपडेट कर देगा। हम लोग आगे जब ट्रैक्कल पढ़ेंगे ना तो सारा क्वेरी करेंगे, तो वहां पर डेटाबेस के लिए क्या होता है? डेटाबेस, अच्छा डेटाबेस या अच्छा डेटाबेस की नहीं, कोई भी डेटाबेस का पर्पस ही है कि एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जो क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। उसकी सारी वैल्यू अलग अलग होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो डेटाबेस वो नहीं है, वो फालतू है ऐसे, ठीक है। तो यहां पर अब मैं यहां पर कर रहा हूं 1, ठीक है, और यहां पर अब दे रहा हूं मैं, यहां पर क्या हो गया? ये डुप्लीकेसी हो गया। क्या हो गया? डुप्लीकेसी हो गया। तो अगर आप डुप्लीकेसी किए हुए हैं डेटाबेस में, तब आपका वो अच्छा डेटाबेस नहीं है। यानी डेटाबेस का कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, प्रॉपर्टी होना चाहिए कि उसमें रिडंडेंसी नहीं होना चाहिए। रिडंडेंसी समझ रहे हैं ना? रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेसी। क्लियर है? चार्जर लेके आ जाना। चार्जर इतना जल्दी ड्रेन करता है बैटरी। यहाँ पर नीचे फैकल्टी रूम में चले जाओ और बोला दिनेश सर का चार्जर फोन देखा है फैकल्टी रूम, ठीक है। हाँ, सर जैसे कि सेम ही नाम है सारा जैसे में सीरियल नंबर अलग है। हाँ, और बाकी सारा नेम। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक यूनिक कॉलम सिर्फ डिफरेंट होना चाहिए, बाकी उसका है। सर वो तो सीरियल नंबर तो यूनिक हो गया, तो जैसे कि नाम, हाँ, उसका कोड, उसका मोबाइल नंबर, तो सबसे में तब क्या करें? तभी कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर उस भाई वाला यूज करता होगा, दोनों भाई होगा, तभी ना मोबाइल नंबर सेम यूज करेगा। तो दोनों भाई, दोनों का नाम भी सेम, दोनों एक ही कोड है। हाँ, उससे क्या दिक्कत होगा? सिर्फ डुप्लीकेसी कहने का मतलब क्या होगा एक यूनिक करना कि चाहिए। एक आईडी तो यूनिक होना चाहिए ना। अब ऐसा कोई तो भाई नहीं होगा दोनों का सेम नेम होगा। अगर किसी का मोबाइल नंबर सेम होगा, अब लॉजिक लगाइए, अगर किसी का मोबाइल नंबर सेम होगा तो उन दोनों का नाम सेम होगा, क्योंकि मोबाइल नंबर सेम का मतलब ये दोनों जरूर भाई होगा, भाई बहन होगा। एक घर में सेम नेम का 2 हो सकते हैं क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर नेम सेम होगा तब वो दोनों क्या होंगे? अलग अलग घर के होंगे। और उसे कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके साथ ही उसका रोल नंबर, उसका पापा का नाम भी एक ही है, उसका नाम भी एक है, उसका एड्रेस भी एक है, सारा चीज एक है, तो उसका एक आईडी तो अलग देंगे ना। तो किसके थ्रू आइडेंटिफाई होगा? आईडी आईडी के थ्रू। इसीलिए ना कॉन्सेप्ट क्या है डेटाबेस में कि एक कॉलम यूनिक होना
चाहिए। समझ रहे हैं? ठीक है। सपोर्ट ऑफ मल्टीपल व्यूज ऑफ डेटा। ठीक है, मल्टीपल व्यूज करने का मतलब कि आप डेटा बेस में डेटा को किसी भी तरीके से देख सकते हैं। किसी भी तरीके से देखने कहने का मतलब क्या होगा कि जैसे डेटाबेस में 5 कॉलम है या 10 कॉलम है, अगर आप चाहते हैं कि हर बार आप डेटाबेस से डेटा को फेच करेंगे तो सारा डेटा तो एक बार में फेच नहीं करेंगे, है ना? समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर किसी डेटाबेस में आपके पास 10 कॉलम है और उसमें 100 रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड मतलब कितने स्टूडेंट का डिटेल्स है? 100 स्टूडेंट का डिटेल्स है। जल्दी लाना। चलिए, तो हम हर बार सारा डेटाबेस तो नहीं देखेंगे। जैसे हम सिर्फ ये देखेंगे, देखिए हम सिर्फ देखेंगे कि रोल नंबर, आईडी और नेम दिखाओ, तो वो 10 कॉलम में से कितना कॉलम दिखाएगा? आईडी, नेम। आप अगर आपके मैट्रिक का रिजल्ट जो देखते हैं वो तो सारा उसके सर्वर पर रखा हुआ है, लेकिन क्या उसका सारा डेटाबेस आप देख लेते हैं? आप अपने हिसाब से क्वेरी करते हैं। क्वेरी मतलब क्वेश्चन करते हैं, और आपका क्या पूछता है? जो भी आपका रोल कोड पूछता है या डेट ऑफ बर्थ पूछता है, अब वो उतने डेटाबेस में से उतना ही को निकालता है जितना आपकी क्या है? जरूरत है। तो अलग अलग तरीके से व्यूज कर सकते हैं हम डेटाबेस को। कोई कहेगा कि 3 कॉलम दिखाओ, रोल नंबर, नेम और फादर नेम, और तीनों कॉलम का सारा वैल्यू मत दिखाओ, है ना? जिसका मार्क्स 50 से ऊपर है उसका दिखाओ। तो अलग अलग व्यूज हो गए। वो चाहता है कि 100 स्टूडेंट में से 50 से ऊपर वाला स्टूडेंट कितना है? 25 है, तो कितना कॉलम दिखाएगा? कॉलम कितना दिखाएगा? 3 कॉलम। एंड रो कितना दिखाएगा? 25। तो अलग अलग तरीके से हम डेटाबेस को व्यूज कर सकते हैं। क्लियर है? समझ गए? ये दूसरा पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट है आपका, दिख रहा है ये? नहीं तो थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, अब दिख रहा है? उसके बाद है शेयरिंग ऑफ डेटा एंड मल्टी यूजर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। डेटा शेयरिंग भी होता है ना? डेटा शेयरिंग कहने का मतलब जहां पर हम शेयरिंग की बात करेंगे, यानी कि वो डेटा आपका सर्वर पे रखा हुआ है, आपके लोकल सिस्टम पर वो डेटा नहीं रखा हुआ है, वो कहीं दूसरे जगह। जो डेटा आपका कहां पर है? ऑनलाइन है। वो क्या हो गया? आपका डेटा शेयरिंग हो गया। शेयर करते हैं ना? ठीक है। उसके बाद है DBMS अलाउज एंटिटीज एंड रिलेशन अमॉन्ग देम फ्रॉम टेबल्स। ये टर्म थोड़ा समझिएगा, एंटिटीज एंड रिलेशन अमॉन्ग देम फ्रॉम टेबल्स। क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम सीमेज का डेटाबेस बनाने जाएंगे तो यहाँ पर कितने टेबल्स बनेंगे, पहले ये दिमाग लगाना है, कितने टेबल्स बनेंगे सीमेज में। जरूरी नहीं है कि एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डेटाबेस बनाने के लिए सिर्फ एक ही टेबल यूज करें। वही बताया ना कि एक टेबल रहेगा, उसमें एक हेडिंग रहेगा, और उस टेबल में क्या रहेगा? आपको रो और क्या रहेगा? कॉलम रहेगा। लेकिन क्या एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं डेटाबेस बनाता हूं तो उसमें एक ही टेबल रहेगा? बहुत सारा टेबल रहेगा ना, ठीक है ना? एक से ज्यादा होगा, क्योंकि हम वहां पर बनाएंगे टीचर का अलग, ठीक है, स्टूडेंट का अलग, लाइब्रेरी का अलग। अगर मैं पूछूं कोई लाइब्रेरी में डेटाबेस में कौन कौन सा कॉलम होगा, तो आप कॉलम का नाम बताइए। नहीं, स्टूडेंट का नाम कोर्स तो स्टूडेंट में होगा यार, लाइब्रेरी में कौन सा? अगर कॉलेज में लाइब्रेरी में बुक का डिटेल रहेगा। किसका डिटेल्स रहेगा? बुक्स का डिटेल रहेगा। पहला कॉलम क्या रहेगा? बुक सीरियल नंबर होना जरूरी है। हमने बोला कि एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जो हर एक का यूनिक होता है। आप लाइब्रेरी में जाइए, मोहर मारा रहता है सीरियल नंबर का, अच्छा लाइब्रेरी में। बाकी ऐसे लाइब्रेरी है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो बुक का सीरियल नंबर, बुक का नेम, बुक का ऑथर नेम, बुक का प्राइस, बुक का पब्लिकेशन, सारा डिटेल्स किसमें रहेगा? लाइब्रेरी में रहेगा। तो एक स्कूल कॉलेज का देख लेंगे तो कौन कौन डेटाबेस बनेगा, कौन कौन टेबल? स्टूडेंट का बनेगा, टीचर्स का बनेगा, एडमिन का बनेगा, लाइब्रेरी का बनेगा। समझ गए? वही एडमिन में स्टाफ क्या आएगा? एडमिन आ गया स्टाफ में,
टीचर आ गया, अभी तो स्टाफ नहीं आ गया ना, ठीक है। और भी है, तो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कॉलेज और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि कितना कितना आप बनाता है। चाहते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि हर एक टेबल में एक दूसरे से क्या होता है, रिलेटेड होता है। क्या होता है, रिलेटेड होता है। हर एक टेबल एक दूसरे से क्या होता है, रिलेटेड होता है। अब रिलेटेड कैसे होता है, थोड़ा सा आप एग्जांपल एक छोटा सा देख लीजिएगा कि रिलेटेड का पर्पस क्या है। मैं यहाँ एक बनाता हूं, जैसे सपोज ये हो गया आपको स्टूडेंट का। अच्छा, स्टूडेंट और लाइब्रेरी दोनों टेबल एक दूसरे से रिलेटेड होगा ना, क्योंकि स्टूडेंट ही sir. बुक इशू करता है ना, स्टूडेंट बुक इशू नहीं करता है, बस स्टूडेंट बुक क्या करता है, लेता है ना। और ये देखिए यहाँ पर मैं बना दिया लाइब्रेरी का, लाइब्रेरी, ठीक है। यहां पर आपको एक्सेल में खोलो तो एक्सेल में ज्यादा बेनिफिट होगा, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। एक मैं यहां पर बनाया, पहले मैं लिख देता हूं यहां पर स्टूडेंट का है 2, चलिए ये किसका आपका डिटेल्स है, स्टूडेंट का है। इसको थोड़ा सा हम टेबल में दे दे रहे हैं कि आपको थोड़ा समझ में आए। और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं एक टेबल का नाम स्टूडेंट, स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है, दिख रहा है। और एक मैं बना रहा हूं यहां पर ही लाइब्रेरी का, जैसे मैं बना दिया बुक आईडी, बुक आईडी, बुक नेम, और एक प्राइस बना देते हैं। और भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि कौन कौन सा कॉलम इसमें हो सकता है, प्राइस, ऑथर वगैरह सारा हो सकता है। बुक आईडी मतलब समझिए कि B101 है, कुछ भी दे सकते हैं ना, मेरा ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से सीरियल नंबर, बुक B102, ठीक है ना। और एक और बुक ले लेते हैं B103, ये सारी वैल्यू ये होगी। ये सी का बुक है, DBMS है, और ये आपका OS का है, ठीक है। प्राइस हम अलग अलग दे देते हैं, देखिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और यहां पर एक मैं हेडिंग दे देता हूं लाइब्रेरी, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, ठीक है। और इसको भी हम थोड़ा अगर वहां सजाए हैं तो इसको भी थोड़ा सा सजा ही देते हैं, और इसको मैं टेबुलर फॉर्मेट में कर देता हूं, ठीक है। अब ये दोनों टेबल तो है, एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 टेबल हो गया, लेकिन क्या दोनों के बीच कोई रिलेशन है, कुछ नहीं रिलेशन है, कुछ नहीं रिलेशन है। कौन बच्चा कौन बुक ले गया है ये पता चल रहा है, तो दोनों के बीच रिलेशनशिप कहने का मतलब आप समझिए, है ना। थोड़ा डिटेल्स नहीं जाएंगे, हल्का जाएंगे, डिटेल्स आगे है कि दोनों के बीच एक कॉमन कॉलम होना चाहिए, तभी ना रिलेटेड है, एक कॉमन कॉलम होना चाहिए। अब बताइए कि अगर कोई बुक अगर लिया हुआ हो, जैसे मैं इसमें एक और कॉलम ऐड कर देता हूं, ठीक है, आगे ऐड कर, है ना। ये हो गया आपका किसका, आईडी, माय द वे आईडी हो गया, ये हो गया आपका नेम का, और ये हो गया कोर्स का, और ये हो गया आपका मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर हम कौन सा कॉलम ऐड करें, इसका क्या ऐड करेंगे, बुक आईडी, गुड। कौन ऐड करेंगे, बुक आईडी। तो बुक आईडी कॉलम को हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। और अगर ये बुक ले गया है कौन, DBMS का, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, B102, B102। और ये ले गया है आपका OS का, तो यहाँ पर क्या ऐड करेंगे,
बस, बाकी इन लोग दोनों बुक नहीं ले गया है, वो तो डिपेंड करता है ना। तो ऐसे ही आपका एक ऑर्गेनाइजेशन में जब आप डेटाबेस बनाएंगे तो उस डेटाबेस में आपका एक ही टेबल नहीं होता है, एक से ज्यादा टेबल हो सकता है, और टेबल एक दूसरे से क्या होंगे, रिलेटेड होंगे, लिंक्ड होंगे। और लिंक्ड होने का मतलब क्या होगा कि दोनों टेबल के बीच एक कॉमन कॉलम होना चाहिए, तभी ना हम पकड़ेंगे, तभी ना इससे पैसा वसूलेंगे। अगर बुक नहीं लौटाया है तो यहाँ देखेंगे कि 102 है, इसका प्राइस क्या है इतना दिन, और भी डिटेल्स रहेगा, कब वो इशू किया, कब डेट, बहुत सारा डिटेल्स हो सकता है। जब आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो और सारा डिटेल्स में डालेंगे। तो यही पॉइंट मैं समझाना चाह रहा था। ये जो लिखा हुआ है शेयरिंग ऑफ, ये डीबीएमएस अलाउज एंटिटी एंड रिलेशन अमॉन्ग देम। रिलेशन मतलब कि एक से ज्यादा टेबल्स के बीच क्या होता है, रिलेशन होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है इट फॉलोज द एसिड कॉन्सेप्ट। एसिड स्टैंड्स फॉर एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। चारों का आगे डिटेल्स है, लेकिन थोड़ा सा हम बता दे रहे, पढ़ना है एसिड प्रॉपर्टीज, ठीक है। एटोमिसिटी मतलब क्या होता है कि सिंगल वैल्यू, मल्टी वैल्यू नहीं हो, हर एक कॉलम में कितना वैल्यू हो, सिंगल वैल्यू। कॉलम मतलब नहीं, हर एक सेल में, सेल समझते हैं ना, ये जो बॉक्स बनता है वो हर एक बॉक्स में सिंगल वैल्यू हो, समझ गए। कोई क्या करता है ना कि ऐसा नहीं कि इसमें 2 मोबाइल नंबर है तो कॉमा देके 2 मोबाइल दे देंगे, ये नहीं चलेगा डीप डेटाबेस में। वो कहता है कि हर एक सेल में क्या वैल्यू हो, सिंगल वैल्यू हो, उसको एटोमिसिटी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कहने का मतलब होगा कि अगर डेटाबेस बनाया गया है और उसमें डेटा है तो हम लोग क्वेरी कर रहे हैं, क्वेरी मतलब समझ रहे हैं, क्वेरी मतलब क्वेश्चन, कि फलाने डेटा को दिखाओ, फलाने डेटा को दिखाओ। क्लास है तुम्हारा अभी, अभी पिछला क्लास चल रहा है, अभी 1 बजे से है ना, 2 बजे से ना, अभी वेट कर लो थोड़ा। तो यहाँ पर क्या होगा, कंसिस्टेंसी कहने का मतलब कि जो क्वेरी हम लोग डेटा पर करें उससे रिलेटेड रिजल्ट हमारे पास आना चाहिए, क्लियर है। उसके बाद है आपको आइसोलेशन। क्या है आइसोलेशन, मतलब क्या होता है, अलग, डिफरेंट। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक डेटा एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, थोड़ा बहुत डिफरेंट होना चाहिए, तभी ना 2 टेबल बनाए। लाइब्रेरी और स्टूडेंट का 2 टेबल बनाने का पर्पस क्या है कि दोनों एक दूसरे से आइसोलेट है। या अगर स्टूडेंट का भी हम लोग 2 टेबल बनाएंगे तो कैसे आइसोलेट करेंगे, AKU एंड PPU, कुछ तो डिफरेंसेस होगा ना, तो डिफरेंसेस के बेसिस पर हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं। एंड ड्यूरेबिलिटी, आप समझ रहे हैं कि डेटाबेस ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई रिकॉर्ड फेच कर रहे हैं और डेटाबेस क्रैश कर जाए, तो ये होना चाहिए क्लियर, ठीक है। एंड लास्ट है डीबीएमएस सपोर्ट मल्टी यूजर इन्वायरमेंट। मल्टी यूजर इन्वायरमेंट कहने का मतलब एक से ज्यादा लोग उसको यूज कर सके, और वो कब होगा, जब सर्वर पर होगा, ना कि लोकल सिस्टम पर होगा। ऑब्वियसली सारा आप देखते हैं IRCTC मल्टी यूजर है, बिहार बोर्ड का डेटाबेस मल्टी यूजर है, पेंशन बैंकिंग का मल्टी यूजर है। एट द सेम टाइम उस डेटाबेस को लोग फेच करते हैं, लेकिन अपने जरूरत के हिसाब से ही फेच करते हैं। हम लोग यहाँ से क्वेरी करते हैं ना, क्वेरी करना मतलब क्या कि हम लोग अपना क्या डालते हैं, IRCTC में क्या डालते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड। तो वही आपका यूजर नेम और पासवर्ड डेटाबेस में मैच करता है, और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, फेच होता है ना। तो मल्टी यूजर इन्वायरमेंट आपका ऑनलाइन डेटाबेस में होगा जहां सर्वर का कॉन्सेप्ट है। एंड डीबीएमएस कंटेन्स ऑटोमेटिक बैकअप एंड रिकवरिंग प्रोसीजर। ये जरूरी है क्योंकि डेटाबेस आपका करप्ट कर जाएगा, तो आपके जगह पर तो नहीं होगा, लेकिन अगर बड़ा बड़ा जगह पर होगा, जैसे पेंशन स्कीम चलता है बिहार सरकार के, है ना, उसका अगर डेटाबेस करप्ट कर जाएगा तो फिर तो सारा दिक्कत हो जाएगा ना, किसको कितना पेंशन मिला, किस मंथ में कितना बाकी है, तो सबका डेटाबेस होता ही है। तो ये सारा पार्ट अभी आपको क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट है, और इतना आप नोट्स बना लेंगे, पढ़ के आएंगे, जो पॉइंट नहीं समझ में आएगा अगले दिन पूछेंगे, नहीं तो हम पूछेंगे। हाँ, एक कोई पूछ रहा है पीछे से, पहले पूछो पूछो क्या क्या प्रॉब्लम। सर्वर से डालने से पहले
सिक्योरिटी देना जरूरी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दीजिए फायरवॉल या नहीं दीजिए। ऑब्वियसली सिक्योर करना चाहते हैं तो फायरवॉल बनाइए, है ना। ये जरूरी नहीं है कि आप कितना ज्यादा सिक्योर करना चाहते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। हाँ, तुम क्या पूछ रहा था? एटॉमिक सिटी में सिंगल, यहाँ से बोले सिंगल क्या सिंगल सिंगल वैल्यू होना चाहिए। जैसे कि रोहित कुमार, तो इसमें क्या है? रोहित कुमार एक वैल्यू है, दो वैल्यू कौन बोल दिया रोहित कुमार है? इसके बीच में स्पेस इज ऑल्सो ए कैरेक्टर। आर है कि नहीं, इसके बीच में रोहित टी भी तो है। हम लोग कॉपी वाला कॉन्सेप्ट मत मानिए, रोहित में टी भी तो है। टी के लिए आपने क्या प्रेस किया? स्पेस के लिए क्या प्रेस किया? तो स्पेस लिखाएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं दिखेगा। टी लिखाएगा तो क्या होगा? टी ऐसे दिखेगा। बस यही अंतर है, वो एक है, कॉमा नहीं होना चाहिए। बाइफरकेशन के लिए कॉमा नहीं होना चाहिए। कैरेक्टर नहीं डाल कोई भी स्पेशल कैरेक्टर डाल सकते हैं, कॉमा नहीं होना चाहिए। कॉमा का मतलब आप समझ रहे हैं कि दो वैल्यू डाल रहे हैं। डैश तक चल सकता हाँ, डैश हाइफन सारा चीज चल सकता है। कॉमा कहने का मतलब सेपरेट हो गया हाइफन डाल के दो वैल्यू डाल दे तो एक ही है, मतलब वो डेटा मतलब एक ही है। मोबाइल नंबर आप हाइफन डाल के डाल दिए दो 10-10 नंबर का, तो वो एक ही वैल्यू होगा, लेकिन वो क्या होगा? इनवैलिड। कॉमा से सेपरेट हो गया मतलब। हाँ, कॉमा से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब मैनिपुलेट डाटा इन पैटर्न। मैनिपुलेट डेटा, एक मिनट रुकिएगा, इसको थोड़ा सा हम बंद कर देते हैं। बना सकते हैं, वो अलग मैटर है।